जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के संपादकीय में GS3 के लिए भी इम्पोर्टेंट आपके लिए मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी के लिए और निबंध के लिए भी, और काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए है। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हवा में घुलते धूल कणों से बाधित सांसें, ये टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपको इस एडिटोरियल में मिल जाएंगे, और इस संपादकीय पे जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए, कैसे आप शुरू कर सकते हैं किसी भी आंसर को, किसी भी निबंध को, वो आपको यहाँ से देखने को, समझने को मिलता है। शहरों की दम घोंटू हवा अब किसी एक मौसम की समस्या नहीं रही। सड़कों पर उठती धूल, निर्माण स्थलों से उड़ती रेत और प्रदूषण के बादल अब न सीमाओं में कैद हैं और न मौसम की चेतावनी में सिमटे हुए हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, एक भूमिका बांध सकते हैं अपने उत्तर में, या फिर निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। यह एक अनदेखे युद्ध की तरह है। तो अनदेखे युद्ध, ये सब शब्द आपको प्रयोग करना है, कभी भी आप आंसर लिखिए। यह एक अनदेखे युद्ध की तरह है जहां दुश्मन हवा में घुला हुआ है और इसके हथियार हमारे फेफड़ों को निशाना बना रहे हैं। तरीका देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है। इन धूल कणों का आकार चाहे जितना भी सूक्ष्म हो, इनका प्रभाव शरीर में गहराई तक जाता है। कैसे गहराई तक जाता है? क्योंकि ये हमारे श्वसन तंत्र, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, इसको स्थायी क्षति पहुंचाते हैं। तो टेम्पररी क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, ये परमानेंट डैमेज कर रहे हैं, स्थायी क्षति पहुंचाते हैं धूल कण हमारे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और उसके बाद क्या है, जब आपके श्वसन तंत्र ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो श्वास लेने में भी दिक्कत होगा, सांस की समस्या होगी, और बहुत सारे लोग समय से पहले चल बसते हैं। अब यहाँ ये एक आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। एयरबॉर्न डस्ट बुलेटिन के अनुसार हर वर्ष लगभग 150 देशों के 33 करोड़ से अधिक लोग धूल भरी आंधियों के प्रभाव में आते हैं। तो ये डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं, इनके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा किया गया है कि अब आप अक्सर देखते रहते हैं कि गर्मी वगैरह में या कभी भी आंधी ऐसे चलती है तो धूल भरी आंधी आपको खूब देखने को मिलती है। तो ये जो डस्ट स्टॉर्म है, इसका कारण बताया गया है कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मानव द्वारा कृत बहुत से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं की ये देन है कि हमें ये धूल भरी आंधी अब ज़्यादा देखने को मिलती है, इसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होती है। यह संकट न केवल मानव स्वास्थ्य पर, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पर प्रतिकूल असर डाल रहा है, बल्कि साथ ही साथ कृषि, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जलवायु, क्लाइमेट और वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसको भी ये प्रभावित कर रहा है। आंकड़े भयावह हैं, और इन आंकड़ों के लिए आप दिल्ली का एक उदाहरण दे सकते हैं, लखनऊ का मिले तो आप लखनऊ भी दे सकते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है उत्तर में। तो दिल्ली जैसे शहरों में पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम PM10 और PM2.5 दो तरह के माइक्रोमीटर के कण होते हैं, उनके आधार पे हम लोग इनको विभाजित करते हैं। इनके स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक है। भारत में वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष होने वाली आर्थिक नुकसान, जो इकोनॉमिक लॉस है, उसका आकलन लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए तक किया गया है। तो ये आंकड़े जरूर आप प्रस्तुत करिएगा कहीं भी आप उत्तर लिख रहे हैं तो। यह नुकसान केवल आंकड़ों में नहीं झलकता है, यह उन खेतों में दिखता है जहां फसलें मुरझा रही हैं, उन नदियों में दिखता है जहां धूल कण गिरकर जल को विषैला बना रहे हैं। तो आप इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। खेत में फसल मुरझा रहे हैं, फसल जितनी तादाद में होनी चाहिए सही तरीके से वो नहीं उग रहे हैं। नदियों में आप देखते हैं तो ये धूल कण गिरकर जल को विषैला बना दे रहे हैं। पानी देखिए आपको पीना ही है, फसल आपको खाना ही है। तो ये हमें हर तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO कहते हैं, तो खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार धूल भरी आंधियों वाले क्षेत्रों में जो फसल उत्पादन है, उनमें 20 से 25% तक की कमी आती है, गिरावट दर्ज की जाती है। तो जहाँ भी धूल भरी आंधी चलती है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, कृषि उत्पाद है, फसलों का उत्पाद है, फार्म प्रोडक्शन है, वहाँ पर आपको 20 से 25% तक उसमें गिरावट दर्ज होती है। भारत में अधिकृत आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 40 लाख से अधिक निर्माण स्थल सक्रिय रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स आप देखेंगे, 40 लाख से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्टिव रहते हैं, निर्माण स्थल जो है वो सक्रिय रहते हैं अपने देश में, जो किसी न किसी रूप में धूल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो डस्ट पॉल्यूशन को ये बढ़ाते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। और कितने इस तरह के निर्माण स्थल हैं लगभग सक्रिय? 40 लाख से भी अधिक।
सरकारों द्वारा इसके लिए क्या हुआ, तो आप ये गवर्नमेंट के द्वारा जो एक पहल की गई थी इसका उल्लेख कर सकते हैं। सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसे हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के नाम से NCAP के नाम से जानते हैं, तो सरकार ने ये योजनाएं लाई जिनका उद्देश्य 2024 तक प्रमुख शहरों में प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना था। नीति और वास्तविकता के भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 तक ही प्रमुख शहरों में 20 से 30% तक प्रदूषण को, पॉल्यूशन को कम करना था। तो क्या ये सफलता मिली? धरातल पे आप देखेंगे तो हमें ये सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर यही लाइन इसके बाद जोड़ी गई है और कंटिन्यूटी देखिए कि आपकी चीज़ें जो आप लिख रहे हैं वो टूटी फूटी नहीं है। तो हम सवाल यही उठता है कि जब 2024 तक लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कि हमें 20 से 30% तक कमी लानी है वायु प्रदूषण में प्रमुख शहरों में 2024 तक, तो वो क्यों नहीं कमी दर्ज हुई? वो इसलिए उसकी कमी दर्ज नहीं हुई क्योंकि नीति, जो पॉलिसी है और जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसके बीच की जो खाई है उसमें रोज़ नागरिकों की सांसें जो हैं वो डूब रही हैं। पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी की कमी इन योजनाओं को कागजी बना रही है। तो उसके दो प्रमुख कारण क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हमें नहीं पता है कि कितना लक्ष्य रखा गया, कितनी कमी आ रही है, हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट की कमी है, हमें डिसीजंस नहीं प्रॉपर पता चल रहे हैं। तो एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लोकल पार्टिसिपेशन की कमी हमें देखने को मिल रही है, स्थानीय भागीदारी की कमी देखने को मिल रही है। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कितना प्रदूषण है, क्या सरकार कदम उठा रही है, हमसे क्या सरकार की अपेक्षाएं हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस श्वास ले रहे हैं, जब तबीयत खराब होती है तब हम ध्यान देते हैं। तो धूल और वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं पड़ता है, या मिट्टी की उर्वरता सीधे सीधे सॉइल की फर्टिलिटी पर भी असर डालता है, उसको घटाता है। अब अगर मिट्टी की उर्वरता कम होगी तो जाहिर सी बात है जितनी फसल होनी चाहिए उसमें कटौती देखने को मिलेगी। आबादी हमारी बढ़ रही है, फसल के उत्पादन अगर उस अनुपात में, उस रेशो में नहीं बढ़े तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास खाद्य संकट, फूड की जो एक शॉर्टेज है, कमी है, वो दर्ज होगी। तो मिट्टी की उर्वरता को तो घटाता ही है, जिससे खेती संकट में आती है। हवा में घुलने वाला यह जहर जल स्रोतों, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको भी विषैला बनाता है। तो आपके पास दिमाग में अब ये पॉइंट तैरना चाहिए कि जो जल के स्रोत हैं वो विषैले हो रहे हैं इन धूल कणों की वजह से। जो कृषि है वो प्रभावित हो रही है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता, जो सॉइल फर्टिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी दर्ज हो दिख रही है। मानव स्वास्थ्य, जो ह्यूमन हेल्थ है, उस पर असर डाल रहा है क्योंकि हमारी श्वसन प्रणाली, जो श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। कुल मिलाकर यह संकट अब त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल हो चुका है। कौन कौन से 3 डायमेंशन में है? एक तो स्वास्थ्य, हेल्थ, एक पर्यावरण, इन्वायरमेंट, और तीसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इन तीनों पर इसका भारी चोट हमें देखने को मिल रहा है, इसकी गहरी चोट हमें देखने को मिल रही है। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और मानव जनित गतिविधियां धूल के तूफानों की तीव्रता और उसकी आवृत्ति को बढ़ा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इन लाइन को, पॉइंट को समझिए। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अनियमित वर्षा, अनइवन रेनफॉल एंड मानव जनित गतिविधियां जो ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये धूल के जो तूफान हैं, जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं, उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता और उसकी आवृत्ति, जो रिपीटेशन है, उसको लगातार बढ़ा रही हैं। इन तूफानों की उत्पत्ति में मानव की भूमिका स्पष्ट है। जब जंगल काटे जाते हैं, जब निर्माण गतिविधियां नियंत्रण से बाहर होती हैं, जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में हरित पट्टी योजना ठप पड़ जाती है, तब धूल अपना साम्राज्य फैलाती है। कितनी अच्छी लाइन है ये। अब समय आ गया है, अब आपको एंड जो है वो पॉजिटिव नोट पर करना है, सकारात्मक तरीके से अपने उत्तर को बंद करना है ताकि लगे कि हाँ, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, भविष्य में आप समस्याओं को सुलझाएंगे, समाधान लाएंगे। अब समय आ गया है कि स्वच्छ हवा को अधिकार मानते हुए उसके संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किए जाएं। नीति निर्माण से लेके जीवन शैली तक, यानी कि पॉलिसी मेकिंग से लेके हमारी लाइफ स्टाइल तक, हर स्तर पर, हर लेवल पर हमें बदलाव जरूरी है लाना। स्कूलों और कॉलेजों में जो पर्यावरणीय शिक्षा है, जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है, उसको केवल पाठ्यक्रम तक सीमित अब नहीं रखना है, बल्कि उसे प्रैक्टिकल तरीके से लोगों के, स्टूडेंट्स के बीच में उसे लागू करना है, व्यवहार में उसे उतारना होगा। नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार नीति बना देगी तो काम बन जाएगा। नागरिक कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं? चाहे वो गाड़ियों का कम इस्तेमाल हो, कचरे का सही निस्तारण हो या वृक्षारोपण हो, सरकारों से भी जवाबदेही
की मांग अब ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी, वी नीड टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारों की भी जवाबदेही हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हमें उन्हें रिस्पॉन्सिवनेस और उन्हें उनकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना होगा। देखिए कहाँ पर अभी हम इन्वायरमेंट में थे, पर्यावरण में, और कहाँ हम GS2 के जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों पर आ गए। स्वच्छ हवा की यह लड़ाई केवल पर्यावरण ही नहीं, नैतिकता की भी है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। धूल, धुएं और जहरीले कणों के बीच अगर हमें जीने की आदत डालनी पड़ रही है तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा, ये लाइन देखिए, कि हमने अपने भविष्य की कीमत आज की सुविधा से चुका दी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं भी आप लिखेंगे आपकी गहराई दर्शाती है ये लाइन, कि हमने अपने भविष्य की कीमत आज की सुविधा से चुका दी है। हवा कोई अदृश्य सुविधा नहीं है, यह सजीव संसाधन है जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये आप हवा हम महसूस कर सकते हैं, हम हवा को देख नहीं सकते हैं, ये बात सच है। हवा, एयर जो है एक रिसोर्स है, उसे हम अगर अदृश्य सुविधा, एक हम उसे अनसीन सुविधा के तौर पे अगर हम उसे देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा का कारण बनेगा। हम उसे एक सजीव संसाधन के रूप में देखेंगे, तभी हम उसे बचाने के लिए जिम्मेदारी उठाएंगे, तभी हम उसे बचाने के लिए कदम उठाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण ये संपादकीय था, आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, और जो ओरिजिनल वाला संपादकीय जहाँ से ये लिखा गया है वो भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, और PDF सारी फ्री में आप लोगों को शेयर कर दी जाती है। डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।